नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। और फ्रेंड्स, जून महीने के आखिरी में जो करंट अफेयर है उसे आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर जून वर्ष 2021। तो पूरे महीने की जितनी भी समसामयिकी विषय यानी कि करंट अफेयर की जितनी भी चर्चा रही हैं, चर्चित व्यक्ति यानी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, मुख्य पुरस्कार, खेल जगत की घटनाएं, ये इम्पोर्टेंट है। विख्यात पुस्तकें, प्रमुख नियुक्तियां, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरें, गवर्नमेंट स्कीम, इस बार ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और प्रमुख स्थान, पर्यावरणीय घटनाएं। तो इस तरह से हम हर बार की तरह कवर करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2021 ये मिला है डॉक्टर रमेश गांधी को। और क्यों मिला है? क्योंकि देखिए, इन्होंने जो काम किया है वो ये काम किया है कि भारत में जो तंबाकू नियंत्रण के लिए जितनी भी जागरूकता फैलाई जाती है, किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए। तो उस मॉडल को विकसित करने के लिए, उस मॉडल को अप्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए और सर्वजन में स्वीकृति दिलाने के लिए इनका जो योगदान है वो बहुत अहम रहा है। तो डॉक्टर रमेश गांधी, इनको ये रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड है, इससे नवाजा गया है और 2021 का ही है ये। तो इसमें क्या है कि जो मुख्य संस्था है वो है गांधी फाउंडेशन, उसके द्वारा जो है इस पुरस्कार को इन्हें दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि इसमें गांधी फाउंडेशन द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रमेश गांधी, ऑब्वियसली इनका नाम तो इम्पोर्टेंट होगा ही। और ये किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? भारत में तंबाकू के नियंत्रण के लिए जो मॉडल डेवलप किया है उस उपलक्ष्य में इनको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक, हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के जैसे कि प्रथम पुलिस महानिदेशक, इसके बाद में अल्पसंख्यक पुलिस महानिदेशक, या सबसे कम कार्यकाल के या सबसे अधिक कार्यकाल के, या राजस्थान मूल के कौन से पहले थे, तो इस तरह की जितनी भी कैटेगरी बनती है ना, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया, मैंने जब आपको राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल कराए थे तो वहां पर भी मैंने आपको ऐसी 10 कैटेगरी बताई थी कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। लास्ट ईयर 2018 आरएस प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कितने मुख्यमंत्री जो है विपक्ष के नेता की भूमिका निभा चुके हैं। अब ये प्रश्न जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये प्रश्न असल में कठिन था। जो लोग नहीं पढ़ के गए या तो उसको छोड़ के आए या फिर नेगेटिव करके आए। तो राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो है राजस्थान के रघुनाथ सिंह कपूर, तो साहब अभी इनका जो है हाल ही में निधन हो गया और 94 वर्ष की आयु में जो है 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये पहले यहाँ के आईजी थे। और रघुनाथ सिंह कपूर वो 1983 में जो है राजस्थान के आईजी रहे थे उस वक्त। तो वर्तमान में मोहनलाल लाठर हैं, मोहनलाल लाठर वर्तमान में, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अपन को अच्छे से करना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो वर्तमान आरपीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने आईजी की पोस्ट से वीआरएस ले लिया था पहले ही, तो उसके उपलक्ष्य में मोहनलाल लाठर को जो है ये पद सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व, तो साहब ये है रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बूंदी, और इसे विषधारी अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान का चौथा जो है टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनेगा। देखिए सेंचुरी तो यहाँ पे पहले से ही है, इसे विषधारी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है और ये बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। तो अब तक जो है 3 है, कौन कौन से? एक तो रणथंभौर है, एक अपना सरिस्का है, इन्हें अपन काफी बार पढ़ चुके हैं अलग अलग तरीके से, और एक अपना मुकुंदरा हिल्स है जिसे दरा के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये कोटा झालावाड़ के बीच में ही स्थित है और जो हमारी रेल मार्ग है उससे सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। तो इनके बारे में छोटी मोटी नॉलेज भी आपको इकट्ठा करना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बूंदी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। ऊँटनी के हल्दी युक्त दूध के उत्पाद लॉन्च किए गए हैं, कहाँ पर? बीकानेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बीकानेर में ऊँटनी के जो दूध और हल्दी वाले उत्पादन को लॉन्च किया गया है। और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है, ऊँट अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पर है? वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में।
तो ये पहले 1984 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता था, लेकिन 1995 में इसको एक एटोनोमस बॉडी बना दिया गया, यानी कि स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। अगर कभी क्वेश्चन बहुत टफ बनाएगा ना इसके बारे में, आरपीएससी अगर अपनी पे अड़ जाएगी, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है वो किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है या कार्यपालिकी है या राज्य संस्था है या फिर एक स्वतंत्र निकाय है। देखिए राज्य तो हो नहीं सकती क्योंकि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। तो 1995 से इसे स्वतंत्र निकाय के रूप में बनाया गया और वर्ष 2018 में यहाँ पे जो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के रूप में भी इसे एस्टेब्लिश किया गया। तो जो दूध ऊंट के दूध का जो यहाँ पर व्यापार है यानी कि मिल्क डेयरी है, वो 2008 में भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी एस्टेब्लिश की गई थी। मिल्क डेयरी, फर्स्ट कैमल मिल्क डेयरी ऑफ इंडिया। तो साहब ये मतलब वो नॉलेज है जो आपको शायद एक जगह कहीं पे भी ना मिलेगी, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पहुंचे। अब ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये भी मैच द कॉलम में वर्ष 2018 आरएस प्री में पूछा जा चुका है। एसआई में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, वहां पर ऊन के लिए पूछा था, यहाँ पर ऊंट की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हैं, इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय संस्थाएं जो अपने राजस्थान में स्थित हैं, उनके मुख्यालय, उनके स्थापना केंद्र, तो उनके स्थापना वर्ष को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालांकि इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, लेकिन 1995 के बाद में जो है इसको क्या बना दिया गया, एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। स्थापना की बात करोगे तो साहब ये 1984 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार। तो ये जो खिताब है 21वीं सदी का अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार, ये मिला है मनमोहन हर्ष को। साहब खासियत क्या है, देखिए राजस्थान बीकानेर के जो है मूल निवासी रहने वाले हैं और वहाँ के मनमोहन हर्ष की जो व्यंग्य रचना है पादुका उत्सव, पादुका वही जो पैरों में पहनी जाने वाली एक लकड़ी की चप्पल होती है, तो उसको क्या है इंडिया नेट बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनकी जो ये एक रचना है इसको क्या है इंडिया नेट बुक्स द्वारा INB द्वारा प्रकाशित किया गया, और इसमें इस बात को जो है शीर्षक के साथ में लिखा गया है कि 21वीं सदी के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं उस संकलन में देश और प्रदेश में इन्हें जो है शामिल किया गया है, मनमोहन हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SDG इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो SDG इंडेक्स ये 3.0 है, यानी इसका तीसरा सूचकांक है। ऐसा हम पिछले 3 साल से जो है ये इंडेक्स नीति आयोग की अगुवाई में हम इनको प्रकाशित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स नीति आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान का यहाँ पे 24वां स्थान है। SDG गोयल लैंगिक समानता की बात करें तो वो यहाँ पर जो है 28 राज्यों में से 25वां स्थान है राजस्थान का। अब वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने के बाद में हमारे यहाँ पर 28 राज्य हो चुके हैं, और आज से 2014 से पहले भी 28 थे। एक राज्य कैसे बना था आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना जुड़ा था। तो तेलंगाना तो वहीं के वहीं है, 29 हो गए थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख उसको केंद्र शासित बना दिया गया, तो वापस से क्या हो गए 28 राज्य हो गए। तो 28 राज्यों में से लैंगिक समानता की बात की जाए SDG गोयल तो उसमें 25वां रैंक जो है राजस्थान को मिला है। तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट केरल निसंदेह, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है सेकंड पर। तो राजस्थान का इसमें ओवरऑल देखा तो 24वां रैंक है। तो अगर पूरी स्टेट्स की और यूटीज की रैंकिंग को मिला करके अगर हम करें इसको काउंट, तो साहब यहाँ पर राजस्थान को 29वीं रैंक मिली है। तो ये भी एक स्टेट के लिए शर्मनाक बात है, यानी कि हम 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद में आते हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रैंक है वो 24 है, तो यानी कि 5 केंद्र शासित प्रदेश हमसे ऊपर हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सोचने लायक इसमें विषय है। अब नीति आयोग इसको निकालता है कौन, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को एक थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग के स्थान पर जो है इस कार्यपालिकी निकाय का गठन किया गया, और भारत सरकार जाहिर सी बात है सर्वे सर्वा होती है, तो उसके हेड कौन है, आदरणीय प्रधानमंत्री PM मोदी, और वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार, और अपने इसके CEO कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। ठीक है साहब,
तो इसके कुछ फुल टाइम सदस्य भी होते हैं, जैसे रमेश चंद हैं, वीके पॉल हैं और वीके सारस्वत हैं। तो ये इसके क्या हैं, ये इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो रिपोर्ट देखिए पहली बार 2018 में आई थी। इस बार की जो एसडीजी इंडेक्स की जो सूचकांक है उसको 3.0 बोला गया है, क्योंकि ये 2018 के बाद में 2021 में क्या है, तीसरी बार जो है इसको प्रकाशित किया गया है। तो हर बार अब अगली बार आएगी तो 4.0 इसका नाम आएगा 2022 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है टॉप पर केरल है, ये मैं आपको बता चुका। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपसे लैंगिक समानता के रूप में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए पेपर का स्तर तो आप मान के चलिए कि इतना टफ आएगा इस बार, और कट ऑफ जो है वो भी हाई जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाले और लोगों के पास संसाधन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और एग्जाम 3-3 साल में एक बार होता है, जाहिर सी बात है 4 साल 3 साल में एक बार होता है। तो वहाँ पर जो है कंपटीशन का एक अलग ही चरम बिंदु देखने को मिलता है, और यही राजस्थान जो आरएस होता है, पीसीएस होता है, उसकी खासियत है। ये जो करंट अफेयर है ये पूरी परीक्षाओं में काम में आएगा, राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये आपको लैंगिक समानता की रिपोर्ट, और क्योंकि न्यूज़पेपर में छपी थी, इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर आपको ओवरऑल जो रैंक है वो 24वीं है। और पूरे अगर यूटीज को भी शामिल कर लें, केंद्र शासित प्रदेशों को भी जो है राज्यों के साथ में शामिल करें, तो ये जो रैंक है ये 29वीं रैंक तक चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में एडॉप्ट ए हेरिटेज। ये हमारे देश की केंद्रीय यानी भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी पहल है, जिसका मतलब एक ही है कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, वित्तीय संस्थान हैं, वो क्या है कि इस तरह की सांस्कृतिक धरोहर को गोद में ले लेते हैं, जिनको कहीं ना कहीं विकास कार्य की और कहीं ना कहीं उनको मेंटेनेंस की, रखरखाव की जरूरत है। जैसे कि मंडोर फोर्ट है, मंडोर फोर्ट को वर्तमान में जो गोद में लिया है वो मेहरानगढ़ दुर्ग संस्था है, मेहरानगढ़ दुर्ग ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर काली मंदिर भी है, जहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी है, जहाँ पर एक हादसा हो गया था, आपको याद हो तो फ्रेंड्स इन्हीं के द्वारा जो है मंडोर फोर्ट जोधपुर को, उसको एडॉप्ट हेरिटेज के तहत एकमात्र जो है मोनूमेंट के रूप में गोद में ले लिया गया है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो से एसबीआई फाउंडेशन ने गोद में ले रखा है, दिल्ली का जंतर मंतर। अब क्वेश्चन तो बन सकता है साहब कि यहाँ मैच द कॉलम में आपको कुछ जो राष्ट्रीय धरोहर है उनके नाम दे दिए जाए और यहाँ पर गोद लेने वाली संस्थाओं के नाम दे दिए जाएं, तो वो क्वेश्चन बनेगा। तो मैच द कॉलम में आपको कम से कम 2-3 तो मुख्य याद रहने चाहिए। एडॉप्ट हेरिटेज कार्यक्रम क्या है, ये सब पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो पर्यटन मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। सांस्कृतिक कल्चरल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट ये अलग है, तो ये इसमें क्या है, ये इसमें नहीं है, पर्यटन मंत्रालय। तो इस तरह से अपन जो चीज़ है उनको यहाँ पर जो है एक अच्छे से कंसाइज वे में याद रख सकते हैं। और देखिए नॉलेज वही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम हॉल तक आप लेके जा पाएँ। तो फ्रेंड्स ये इसके बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 27 सितंबर 2017 को हुई थी, जब 27 सितंबर को एक्चुअली विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो उसमें क्या है कि ये शुरुआत हुई थी। बाकी और चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी है। अपनी धरोहर अपनी पहचान, इसका एक नारा है, एडॉप्ट हेरिटेज जो पहल है इसका। नेक्स्ट देखते हैं डीएमआईसी। डीएमआईसी से मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो साहब आपको पता होगा कि जो आर्थिक संसाधनों की यानी कि आर्थिक क्रियाविधियों की जो गति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक ये बहुत बड़ी मुहिम है। तो इसमें डीएमआईसी कॉरिडोर है, आर्थिक गलियारा है। इसको क्या है कि यूपी से लेकर के मुंबई तक जो है, यूपी से लेकर के मुंबई तक इसको शुरू किया गया है। तो इसमें राजस्थान में भी जो है इसका लगभग 39% सड़क है वो कवर होगी। और यहाँ पर इसका विकास कौन करेगा, रिको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास रिको के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2 तो निवेश क्षेत्र हैं साहब, 2 निवेश क्षेत्र हैं, और इसके अलावा 3 इसमें क्या हैं, 3 इसमें होंगे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो निवेश क्षेत्र में क्या 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 आ जाएंगे, निवेश क्षेत्र में देखो तो अपना निमराना भिवाड़ी वाला है, अलवर के पास में निमराना भिवाड़ी वाला एरिया है। और इसमें एक है अपना किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ में एयरपोर्ट बनना ही इस बात की शुरुआत है कि बहुत बड़ा
आने वाले भविष्य का जो है सुनहरा वो होगा ये अवसर यहाँ पर राजस्थान में, अगर उद्योग जगत की बात करें तो। उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम राजस्थान के मैप में यूँ देखें और यदि हम इस तरह से नीचे आके आएंगे तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जयपुर दौसा है, यहाँ पर जयपुर दौसा होगा, फिर मारवाड़ पाली होगा, फिर भीलवाड़ा राजसमंद होगा। इस तरह से ये 3 क्या हैं, ये 3 हैं अपने जो यहाँ पर जिस तरह से निवेश क्षेत्र हैं, तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्र हैं ये तीनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन कौन सा आते हैं, एक तो अपना जयपुर दौसा और एक अपना मारवाड़ पाली और एक है अपना लास्ट भीलवाड़ा राजसमंद। तो देखिए लास्ट टाइम जब हमने टेलीग्राम पे भी इसको मेंस के क्वेश्चन में चलाया था DMIC को, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ प्री के हिसाब से नहीं, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है आपसे। जितने भी लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे आपकी SI का हो, सब इंस्पेक्टर का प्री का पेपर हो, उसमें तो GS में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका विकास रीको के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि बिजली कनेक्शन हेतु नई योजना। तो इस योजना का क्या नाम है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये योजना जून के महीने में जो है इसको अभी इसका शिलान्यास किया गया है, यानी कि इसकी घोषणा हुई है 9 जून को, 9 जून 2021। तो होगा क्या, देखिए किसानों को जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको क्या कि हर महीने 1000 रुपये मासिक अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम जो है इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 12,000 रुपये जो है उनको ईयरली दिया जाएगा। तो राज्य सरकार पर जो है 1450 करोड़ रुपए का जो वित्तीय भार है वो एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत जो है वो मई 2021 से लाभार्थियों का चयन करके मई 2021 से उसकी स्क्रूटनी शुरू कर दी। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि इसका नाम है कृषि कनेक्शन हेतु बिजली किसान मित्र ऊर्जा योजना, तो इसमें बिजली संरक्षण को बढ़ावा देना है। और इसका एक जो क्रिटिकल पॉइंट वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, कुल मिला के सरकारी कर्मचारी है ना, वो इसके लाभार्थी नहीं होंगे, वो उसके लाभार्थी नहीं होंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। तो बिजली का बिल जो है इसमें अगर वो जो सब्सिडी देंगे आपको, उसमें मेन बात ये याद रखनी है कि 60% होगा या अधिकतम 1000 रुपये होगा, इनमें से जो भी होगा वो राज्य सरकार पे करेगी और उसी का भार जो है ये 1450 करोड़ है। तो जो हमारे वितरण निगम लिमिटेड है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन निगम लिमिटेड, वो कहाँ पर है, जयपुर में है, एक अपना जोधपुर में है और एक अपना अजमेर में है। तो इस तरह से अपन इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ सबको यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जयपुर के पैरा ओलंपिक टोक्यो में चयन हुआ है हाल ही में, ये कृष्णा नगर का हुआ है। देखिए पैरा का मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी जो जाते हैं आगे अपनी हुनर से, तो कृष्णा नगर साहब जो हैं आप ये जयपुर से ही हैं, जयपुर के। इसके अलावा इनका जो है कद छोटा है, कद छोटा है और इनके हाथों का जो आकार है वो भी छोटा है। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है वो कर लिया है क्वालिफाई। 2018 का जो पैरा एशियन खेल था, 2018 के पैरा एशियन, अब ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ फैक्ट क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वर्तमान में क्वालिफाई किया है। तो सुंदर गुर्जर जैसे जो बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं उनके बारे में शायद RPSC ना पूछे, लेकिन इनके बारे में पूछा जा सकता है। 2018 के पैरा एशियन गेम में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये हाल में जो है बैडमिंटन में, बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन जो चैंपियनशिप होती है उसमें ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का प्रथम हाईटेक पुलिस थाना, इसे इंपॉर्टेंट टिक कीजिए साहब, ये बनेगा जोधपुर में। और आप थाने को देख सकते हैं, थाने का जो मॉड्यूल जिस तरह से आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो दैनिक भास्कर से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ली हैं। 2,74,00,000 में ये बनेगा और 4 मंजिला बिल्डिंग में जो है लिफ्ट से लेकर मीटिंग हॉल तक रहने खाने की फैसिलिटी होगी और CM ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो जैसलमेर के बाद में जोधपुर सबसे बड़ा शहर है, राजस्थान का जिला है, तो यहाँ पर ये हाईटेक पुलिस थाना बनाया गया है और इस तरह ये पहला पुलिस थाना होगा राज्य में
तो लेफ्ट सीसीटीवी इसमें होंगे। और उद्घाटन से पहले जो है जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन यानी कि मोहन जोशी होंगे, और ये डीसीपी धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने, क्योंकि देखिए जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है, तो ये हैं धर्मेंद्र यादव सॉरी। तो इन्होंने नवनिर्मित जो नागौरी गेट थाने का जायजा लिया और यहाँ पर जो है वर्चुअली सीएम साहब ने भी इसका उद्घाटन किया है। तो 4 मंजिला ये भवन होगा और इसमें पूरी जो मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह से बना है, कितना खर्चा आया है, सारे इसमें महिला डेस्क अलग से होंगी और ड्यूटी के दौरान ऑफिसर कक्ष अलग से होंगे, माल खाना, क्राइम रिकॉर्ड कक्ष, इस तरह से मीटिंग हॉल से लेकर के हर चीज़ को इसमें बहुत ही अच्छे से जो है मैनेज किया गया है, यानी कि आर्किटेक्ट किया गया है। तो 2013 में ये थाना किराए के भवन में संचालित होता था और फिर बाद में जो है अपने जो चीफ सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्वायत्त शासन विभाग के, स्वायत्त शासन का मतलब ये वही है जो शांति धारीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, शांति धारीवाल, ये इसके मंत्री हैं। ये आवासीय शहरी विकास मंत्रालय के भी मंत्री हैं, तो वही है स्वायत्त विकास निगम। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टाफ की बात करें तो एक एसआई, एक एएसआई और इस तरह से जो है 5 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल, 31, इस तरह से ये जो पूरा स्टाफ यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा। तो अपन को जो है ये तो सारी चीज़ें मैंने नॉलेज के लिए बताई है, क्योंकि आपको इतना ध्यान तो जरूर रहेगा कि राज्य का प्रथम हाईटेक पुलिस थाना जोधपुर में है, नागौरी गेट। जन आधार कार्ड हेतु किस दस्तावेज की अनिवार्यता समाप्त की? तो ये है साहब राशन कार्ड। और इसमें जो नई बात यह है कि अपना जैसे कि पैन कार्ड होता है ना, उसी तरह से ये एक राशन कार्ड से आज से पहले जो चाहे पीडीएस सिस्टम हो हर जगह काम में आता था, लेकिन अब क्या है जन आधार कार्ड। ये क्या है कि जैसे हमने 15 अगस्त 2014 को एक भामाशाह कार्ड लॉन्च किया था, तो सारे जो सरकारी का फायदे थे वो उससे मिलते थे, तो ये उसकी जगह लेगा। उससे भी ज़्यादा फैक्ट के साथ में जो है इसमें ज़्यादा प्रोविज़न डाले हैं लाभार्थियों को जो है इसमें शामिल करने के लिए। तो इसमें जो मेरा अधिकार मेरे हाथ, ये इसका नारा है और टैगलाइन है कि 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान। तो फ्रेंड्स दिसंबर 2019 में इसकी घोषणा की गई थी जन आधार कार्ड की, जब निरोगी राजस्थान अभियान को जो है किया था। तो ये क्या कि 10 डिजिट होंगी, इसमें 10 डिजिट में होंगी और इसको लागू जो किया गया था वो अप्रैल 2020 से किया गया था। तो फ्रेंड 10 डिजिट में जो 5वें अंक की डिजिट है ना, वो नाम पर आधारित होगी, नाम वाले अक्षर पर आधारित होगी 5वें अंक की डिजिट। जैसे 1 2 3 4 और इधर से 6 से लेकर 10 तक जो 5वां अंक होगा ना इसका डिजिट में, वो आपके नाम पर आधारित होगी। तो इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस राशन कार्ड की जगह अब वहाँ पर आधार कार्ड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, भामाशाह कार्ड भी हो सकता है। तो जन आधार कार्ड ने राशन कार्ड की जगह ले ली और ये भामाशाह कार्ड के भी जितने भी लाभ हैं वो इसके तहत आपको दिए जाएंगे। राज्य का सबसे बड़ा रोपवे यह है उदयपुर में। आपको पता होगा सुंदा माता जालौर में, वहाँ पर 800 मीटर का बना हुआ है। तो सुंदा माता रोपवे कहाँ पर स्थित है? वो जालौर में है। और इसके बारे में अभी हाल ही में एक प्रश्न जो है फॉरेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। तो उदयपुर मासला मगरा, वहाँ पर जो है ये बनाया जाएगा माछला मगरा, राज्य का सबसे बड़ा रोपवे। तो अभी और भी इसके अलावा प्रस्तावित किए गए हैं। ये दूसरा रोपवे है राजस्थान में अनुमति के रूप में जो सबसे बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स अभी हर्ष जो माता है सीकर में, वहाँ पर भी होगा। इसके अलावा और भी जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इस तरह से लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पर ये फैक्ट है, इसे अपन को जो है एग्ज़ाम हॉल तक जो है याद रखना है। मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी, गुलाब कोठारी। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं पुस्तक का लोगो, ये क्या है? ये एक तरह की लोक जीवन की बानगी लोकार्पण जो है इस पुस्तक का अभी हाल ही में माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र ने किया है। और मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी शीर्षक जो है, ये पुस्तक का लोकार्पण अभी हाल ही में हुआ है, इसी जून के महीने में। तो इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी और हरिदेव जोशी जो हैं वो पत्रकारिता विश्वविद्यालय के से भी संबंधित हैं, तो वो भी इसमें मौजूद थे इस कार्यक्रम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हर बार इस तरह की पुस्तकें होती हैं, पिछले 2 साल में लगभग इनकी कम से कम जो है
7 से 8 इस तरह की पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं, तो वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने महाराणा प्रताप से संबंधित शिलालेख को अभी हटवाने का आदेश दिए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक्चुअली रक्त तलाई एक स्थान है, आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576, जिसमें जो आंकड़ा है दस्तावेजों में वो है 18,000 सैनिक मारे गए थे। तो क्या है कि जमीन है ना वो रक्त रंजित हो गई थी। तो अभी हाल ही में वहाँ पे कोई शिलापट्ट लगाया गया जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में कुछ अपमानजनक या जो असम्मानीय शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया कि वो युद्ध से भाग खड़े हुए इस तरह से। तो उसको जो है समाज के द्वारा, राजपूत समाज के द्वारा मेवाड़ समाज के द्वारा उसका विरोध किया गया और सरकार ने उस पर तत्कालीन संज्ञान लेते हुए अभी केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है प्रहलाद पटेल, उन्होंने जो है उसको हटवाने का आदेश दिए हैं। तो आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप की जो हरावल का नेतृत्व किया था, हरावल यानी आगे की सेना का नेतृत्व करना, वो हाकिम खान सूरी ने किया था। हाकिम खान सूरी ने किया था, एक पठान मुस्लिम थे। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं। नेक्स्ट है लोक कवि मोहन मंडेला साहित्य सम्मान। ये किसे मिला है? ये डॉक्टर गजानन चारण को मिला है और प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। तो ये डिडवाना नागौर के हैं और साहित्य सृजन का जो पुरस्कार है ये हर वर्ष जो है इसी महीने में दिया जाता है। डॉक्टर गजानन चारण लोक कवि मोहन मंडेला साहित्य सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार भेड़िए व लुप्तप्राय गिद्धों के झुंड जो है वो कहाँ पर इनके प्राप्त हुए हैं? तो साहब ये प्राप्त हुए हैं भीलवाड़ा में। तो देखिए विलुप्त प्राय से मतलब गिद्ध और भेड़िए के जो झुंड हैं, अभी वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन की जो चीज़ें देखी जा रही हैं उसमें क्या है कि ऐसे पशुओं की जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती और वो समय के साथ जो है लुप्त हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। तो अभी यहाँ पर एक भडम्या जंगल है, वहाँ पर जो है इनको वापस से इनके झुंडों को देखा गया है। तो ये एक तरह की अच्छी खबर है। तो अपन ने जैसे अभी पढ़ा था, देखिए पर्यावरण से संबंधित अभी अपन ने एक और पढ़ा था कि चौथा जो टाइगर रिजर्व है, चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ पर होगा? विषधारी जो रामगढ़ अभ्यारण्य है बूंदी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होनहार मेडिकल छात्रों को जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो कौन सी योजना है? वो है साहब विद्या वारिधि स्कॉलरशिप योजना। तो इसमें क्या होगा? जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, सरकार के हों चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी से हों चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हों, उन सभी को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन होनहार यानी कि प्रतिभाशाली छात्र, केवल और केवल प्रतिभाशाली मेडिकल छात्र, तो उनको क्या है कि राज्य सरकार द्वारा मॉनिटरिंग करके इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। हाल ही में नीट का एग्जाम होता है जो आपको पीएमटी या एमबीबीएस करने का इसमें वो मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो ये प्रथम 100 बच्चों को जो है, प्रथम 100 बच्चों को इसमें लाभार्थियों के रूप में चयन किया जाएगा, गरीब भी हों और होनहार भी हों। तो इसमें क्या है कि ये नीट जो अपनी परीक्षा होती है इसके माध्यम से इनका चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन, आरटीई। एक आरटीआई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना के अधिकार के रूप में जानते हैं, एक है अपना राइट टू एजुकेशन। इसके तहत सरकारी विद्यार्थियों को निःशुल्क जो अब नई चीज के रूप में देगी वो क्या देगी? यूनिफॉर्म देगी। इससे पहले तो पुस्तकें दी जाती थी और जितनी भी बेसिक नीड की चीज़ें, आधारभूत जरूरतों की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब दी जाती थी। इस बार से स्कूल यूनिफॉर्म जो है इस आरटी एक्ट में शामिल कर दी गई, वो भी क्या? निःशुल्क। तो स्कूल यूनिफॉर्म को दायरे में लाया गया है और 8वीं कक्षा जो है 8वीं कक्षा तक जो यूनिफॉर्म है वो क्या होगी? निःशुल्क होगी। इसमें ये बात भी जो है आपको जोड़नी है 8वीं कक्षा तक। तो आरटीआई जो आरटीई एक्ट है राइट टू एजुकेशन, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जो वर्ष 2009 में इसको पारित किया गया था, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था और घोषणा की गई थी वर्ष 2009 में एक अधिनियम के तहत। तो 25% जो सीट है ना इसमें ये भी शामिल है, 25% जो प्राइवेट अपने एजुकेशन वो हैं इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट, उनकी 25% सीटें वो गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए
आरक्षित होंगी, आरक्षित फॉर BPL यानी कि रिजर्व कैटेगरी में उनको जो है रखा जाएगा। आपको याद हो तो नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है उसमें अनुच्छेद 21A जो मूल अधिकार के तहत आता है उसे भी जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का जो अधिकार है उसकी बात की जाती है, शिक्षा के अधिकार की बात उसमें की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो भारत विश्व का ऐसा कौन सा देश है? भारत विश्व का ऐसा 135वां देश है। ठीक है, इस तरह का भी एक फैक्ट है। तो वर्ष 2021 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन से क्या किया गया कि सरकारी स्कूल के जो 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उनको जो यूनिफॉर्म है मिलेगा और फ्री मिलेगा, ये इसमें शामिल किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी, देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी है वो पाली के जाडन गांव में खुलने जा रही है। और इसका जो आप देखेंगे फ्रेमवर्क, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से तैयार हो रहा है, तो आप देखेंगे से ओम के आकार में ये तैयार होने जा रहा है। तो यहाँ पर है, पाली में बन रही है। देखिए इस तरह से ये बहुत बड़ा इसका एरिया में ये फैली हुई है। तो ये इसकी खासियत है जो कहीं ना कहीं योग की जो सनातन धर्म की परंपरा है उससे जुड़ी हुई है। और इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगा कि ये जो ओम के आकार में जो मूर्ति बन रही है, ये राजस्थान में जितने भी अभी राजकीय समारोह होते हैं, तो अभी वर्तमान में जो योग दिवस था, योग दिवस जो 21 जून को हाल ही में निकला है, उस पर जो है इस तरह के ये फ्रेमवर्क है, इसकी आधिकारिक उद्घोषणा हुई है। बाकी इस पर काम है वो काफ़ी समय से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत के बाहर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम योग यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउट ऑफ इंडिया, तो वो आपकी हो रही है लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस ये कहाँ पर है? ये USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय उसका नाम होगा, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। डोनाल्ड ट्रंप एक बार इंडिया आए थे तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, और उन्होंने जो विवेकानंद है इनका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया था, तो यूट्यूब पे काफ़ी ट्रोल भी हुई थी वो चीज़ें। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो राजस्थान का जो प्रथम योग कॉलेज है वो ओम मूर्ति के डिज़ाइन में बन रहा है, और कहाँ पर? पाली के जाडन गांव में। और इसकी जो उद्घोषणा है वो योग दिवस 21 जून के मौके पर हुई है। आपको पता होना चाहिए कि योग से जुड़ा हुआ जो ऑफिशियल एक सिलेबस का हिस्सा बनाए जाने की बात है वो सबसे पहले इंडिया में की है हरियाणा ने। हरियाणा ने अपनी जो स्टेट बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं उसमें योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, हरियाणा राज्य ने। तो इस तरह की ये सारी छोटी मोटी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्मिक विभाग द्वारा नॉन टेक्निकल भर्ती हेतु नया पैटर्न CET जो है, ये पैटर्न अभी वर्तमान में जो हमारा चल रहा है उसमें एक मेजर डिफरेंस लेके आएगा। तो ये इसको अपन किस तरह से देख सकते हैं? देखिए CET जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके माध्यम से ही इसमें रिक्रूट होंगी। वर्तमान में जो 12th लेवल की होती हैं वो 8 विभागों की 8 सेवाएं होती हैं, 8 पद हैं इस तरह के। अगर आप ग्रेजुएट लेवल की जाएं तो राजस्थान में कुल मिला के जितनी भी वैकेंसी होती हैं अलग अलग स्ट्रीम में, तो 12 सेवाएं होती हैं और उनमें 16 पद होते हैं, यानी कि 12 डिपार्टमेंट की 12 सेवाओं के 16 पद होते हैं। तो अब इनको क्या करेंगे, इनका सभी का एक कॉमन टेस्ट के रूप में इनका फॉर्मेट बनाएंगे कि पहले एक बार कॉमन टेस्ट ले लिया जाए कि जिसमें जो बच्चे स्क्रीनिंग होगी उनमें से फिर उन बच्चों का डिपार्टमेंट वाइज और सिलेबस वाइज उनका जो टेस्ट है वो होगा। तो यहाँ पर कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान में जो है नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए अब CET जो वो है परफॉर्मेंस करवाया जाएगा, जिसमें अंकों के आधार पर सभी जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनमें रिक्रूटमेंट और उनके लिए प्रशिक्षण और जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी वो उनके लिए होगी। तो एक बार अगर आप CET पास करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहने वाली है। CET कोई जॉब नहीं है, ध्यान रखिए, CET कोई जॉब नहीं है। और जितना मुझे पता है जैसे रीट जैसी परीक्षा है तो उसमें क्या है कि आप रीट पास कर लेते हैं तो गवर्नमेंट उसके बाद में जब 3rd ग्रेड की जो जगह निकालती है ना वैकेंसी, उसमें उन बच्चों के लिए एक विकल्प होता है, मेरिट के आधार पर उनको डायरेक्ट उसमें पोस्टिंग दे दी जाती है। तो उसी तरह से CET है, इस तरह से टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट,
तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट, जिसमें यूजीसी उसे कंडक्ट करवाता है, तो उसमें नेट और जेआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अपन जाते हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है। तो इस तरह से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यों में बाघों की वर्तमान संख्या है। तो हमारे राज्य में देखिए बाघों की जो वर्तमान संख्या है, अभी क्या है कि कुछ 4 शावक और मिले थे हाल ही में, रणथंभौर में मिले थे, सवाई माधोपुर में, तो अब 102 हो गई है कुल संख्या। तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था इसी कुछ ऊपर के प्रश्नों में कि रामगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य बूंदी का है उसको चौथा टाइगर रिजर्व बनाए जाने का जो है प्रावधान सरकार ने दे दिया है। तो मुकुंदरा सरिस्का रणथंभौर के बाद में रामगढ़ चौथा होगा, 4th टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान में बात करें तो देखिए रणथंभौर में ये अपनी पहली रणथंभौर, यहाँ पे क्या है 4 शावक अभी विचरण करते हुए अपनी मादा शेरनी के साथ में देखे गए हैं, अपनी माँ के साथ में। तो रणथंभौर प्रथम जो है अपनी टाइगर परियोजना है, आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 1973 में जो शुरू की गई थी। तो T111 बाघिन है, उसके 4 शावक जो हैं ये अभी देखे गए एक साथ। तो इस तरह से जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। तो देखिए विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और बाघों को जो नवीनतम जनगणना है वो 2018 में जो है पब्लिश हुई थी। तो अब संभवतः आने वाले 5 सालों में बाद फिर से होगी। तो देखिए 8वां स्थान है पूरे भारत में, राजस्थान का 8वां स्थान है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पर एमपी है 526 बाघों की संख्या के साथ में। कुल बाघ हैं पूरे इंडिया में 2967 इंडिया में। और फिर सेकंड पे आता है कर्नाटका में 524 है बाघों की संख्या, उत्तराखंड में 442 है। तो 2014 के मुकाबले अगर हम देखें तो उसमें जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है, वो कितनी हुई है 741 की वृद्धि हुई है 2014 के मुकाबले 2018 में। अब 2022 में जब भी इसका आएगा अगले 4 सालों में, सामान्यतः ऐसा होता है कि 4 साल का ड्यूरेशन होता है, लेकिन जो प्रकाशन होता है वो 5 साल बाद में ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली है। राजस्थान में भी देखिए 69 की वृद्धि हुई थी 4 सालों के अंतराल में, 2014 से और 2018 के बीच में। तो वर्तमान में जो है 100 कुल बाघों की संख्या 102 हो गई है। झालावाड़ के नक्षत्र शर्मा, इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में छपा है। किस बाबत छपा है? देखिए झालावाड़ में कहाँ से है ये, झालरापाटन तहसील से हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी एक तो इनका आयु है वो महज 12.5 वर्ष है। इसके अलावा इन्होंने अपनी उंगली पर इस फुटबॉल को घुमाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 2 मिनट 15 सेकंड, ये इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके लिए इनका नाम आया। इसके अलावा इन्होंने सबसे अधिक लगभग 6210 डिजिट जो है याद की हैं। किसकी? वर्गमूल की। वर्गमूल यानी जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, इस तरह के इन्होंने इतनी सारी डिजिट जो है याद किए हैं। तो इनकी आयु में इस तरह की जो क्षमता दिखाना ये बहुत विशिष्ट कार्य होता है। इनकी आयु में नहीं, मतलब किसी भी आयु में। तो इनका नाम जो है पहले भी चर्चाओं में रहा है और अब भी ये वर्तमान में चर्चा में है। तो झालावाड़ की नक्षत्र शर्मा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुए, किस कारण से? हाल ही में इन्होंने फुटबॉल को जो है लगभग 2 मिनट 15 सेकंड तक अपनी उंगली पर घुमाया, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर घर नल कनेक्शन में प्रथम जिला है, प्रथम जिला राजसमंद है। ये इस जो हर घर नल कलेक्शन मुहिम है, इसमें अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की मदद लेंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से कवर कराया है, तो वहाँ पर इसके बारे में आपको सारे फैक्ट जो है वो मिल जाएंगे। राजसमंद प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि यहाँ पर 43.42% जो घर है वहाँ पर नलों की हो चुकी है, नल लग चुके हैं। उसके बाद में सेकंड रैंक पर हनुमानगढ़ है, फिर नागौर है, फिर पाली है, इस तरह से। तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो जोधपुर से सांसद चुन के आते हैं, उनके अधीन है। तो इस मिशन में उनकी भी बहुत अहम भूमिका है राजस्थान में इसको कारगर साबित करने के लिए। तो फ्रेंड्स कनेक्शन की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। और कोटा को जो है इन माननीय जो हमारे आवासीय मंत्री हैं उनका एक वो है मिशन है कि कोटा को जो 100% 24 घंटे नलापूर्ति वाला शहर बनाना है।
कोटा को बनाया भी जा सकता है। उसकी आबादी वर्तमान में 20 लाख से ज़्यादा नहीं है और चंबल नदी के किनारे पर होना एक बहुत बड़ा मतलब जल संसाधन का एक अवसर के रूप में देखा जाता है। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राजस्थानी खिलाड़ी हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? मतलब टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत जो अगुवाई करेगा तो उसमें राजस्थान का कितना रोल है? राजस्थान से 8 खिलाड़ी जा रहे हैं। तो 23 जून से जो है अगस्त तक जो है 23 जून को भी क्या हाल ही में ओलंपिक डे मनाया गया है। 23 जून को क्या ओलंपिक डे मनाया गया है। तो इसकी शुरुआत देखिए, अगर आप देखें तो कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी, जो आयोजन करता है इसकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी शुरुआत हुई थी 1894 से और मुख्यालय इसका लुसाने में है। तो ये शुरुआत जो है इस आयोग की स्थापना होने के बाद में लगभग 2 साल बाद में जो है ओलंपिक गेम रेगुलरली स्टार्ट हो गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनके होने में कुछ अड़चन आई थी, उसके बाद में ये लगातार हो रहे, कभी नहीं रुके। तो जापान टोक्यो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जापान टोक्यो में जो है ओलंपिक होने वाले हैं। तो वर्तमान में जो है इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट अपन को देखने को मिल जाएंगे। अपूर्वी चंदेला को आप जानते होंगे, जो 10 मीटर एयर राइफल हैं फ्री हैंड, अपूर्वी चंदेला। इसके अलावा भावना जाट हैं। भावना जाट ये मतलब पैदल चाल के लिए जो है जानी जाती हैं। 20 किलोमीटर की श्रेणी में ये एक एथलीट हैं। एक अर्जुन लाल जाट हैं जो नौकायन हैं। दिव्यांश पवार हैं जो 10 मीटर राइफल का उसमें है। दिव्यांश पवार किसमें? 10 मीटर राइफल में है। और इसके अलावा अर्जुन जाट हैं, अर्जुन लाल जाट, तो ये किसमें? नौकायन में है। और एक अवनी लेखरा है, अवनी लेखरा, 5 हो गए। एक अपना कृष्णा नागर है बैडमिंटन में। अवनी लेखरा किसमें? एयर राइफल में है, एयर राइफल। और कृष्णा नागर बैडमिंटन। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया जो चूरू से आते हैं, आपको पता है। और सुंदर गुजर वो करौली से आते हैं, भाला फेंकते हैं, है ना, जवागल थ्रो जिसे बोला जाता है। तो राजस्थान से जो है इस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं। ये कुछ 4 तो देखिए पैरा ओलंपिक के हैं और 4 जो हैं ओलंपिक के हैं। तो इस तरह से 8 एथलीट हैं फ्रेंड्स, वो इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में शामिल जो खेल हैं वो कौन कौन से हैं। तो शूटिंग बॉल है, शूटिंग बॉल पुरुषों की श्रेणी में लागू हो रहा है इस बार। और खो खो है, वो महिलाओं की श्रेणी में क्रियान्वित हो रहा है। तो 2 गेम है जिनको राज्य सरकार ने अपना निर्णय लिया है और उनको शामिल किया है। इसकी उद्घोषणा 2021-22 के बजट में भी है। तो राजस्थान ग्रामीण जो ओलंपिक समिति है, जिसमें हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट भी खेला जाता है। क्रिकेट किससे खेला जाता है? टेनिस की जो बॉल आती है ना, उससे खेला जाता है। कॉर्क की या सिंथेटिक बॉल से नहीं खेला जाता जैसे अपन देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये सारी बातें हैं। तो खेलों की जो अन्य घोषणाएं वो भी काफ़ी प्रासंगिक है, वो आपको बजट में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रिप एडवाइज़र के टॉप 10 पर्यटन शहर में राज्य का कौन सा शहर जो है प्रथम है? तो वो है जोधपुर। देखिए, ट्रिप एडवाइज़र एक संस्था है जहाँ पर इस तरह के सर्वे किए जाते हैं। तो एशिया के जो 10 शहरों की सूची है उसमें भारत के 2 शहर आए हैं। एक तो जोधपुर है और एक है अपना दिल्ली। तो जोधपुर को 3रा रैंक मिला है और दिल्ली को 5वां रैंक मिला है। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे सूचकांक होते हैं जिसमें दिल्ली को बहुत प्रदूषित शहर और इस तरह का माना जाता है। तो उनके क्राइटेरिया को देख के आपको ये लगता जरूर होगा कि दिल्ली अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन इनके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एशिया के 10 शहर हैं उसमें जो है एक पर्यटन कंपनी ट्रिप एडवाइज़र जिसने शामिल किया है दिल्ली और जोधपुर को। आगे बढ़ते हैं। राज्य की थर्मल पावर 2 इकाइयाँ बंद की जाएंगी। ये कोटा थर्मल की है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वहाँ की जो है कोटा की 2 इकाइयाँ बंद की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि कोटा बहुत ही सुंदर शहर है। उसमें अभी वर्तमान में 1240 मेगावाट की कुल मिलाकर के 7 जो हैं वो इकाइयाँ चल रही हैं। तो पहली जो 2 इकाइयाँ जो लगभग 110 मेगावाट की हैं उनको बंद किए जाने का प्रावधान है। और ये 30 जून से जो है इनको पूर्ण तरह बंद कर दिया जाएगा। और इसके स्थान पर जो है सोलर प्रोजेक्ट की नियुक्ति की जाएगी। उसका कारण एक ही कि पर्यावरणीय जो संसाधन है यानी कि नवीकरणीय संसाधन है उनके द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा को बढ़ाना है।
और इसमें जो है ये एनजीटी का भी रोल है और हमारी राज्य सरकार की भी ये बहुत ही शानदार पहल है। तो 1240 मेगावाट में से जो 220 मेगावाट एक तरह से वर्तमान में 1020 मेगावाट उत्पादन यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि ये तो बंद हो जाएंगी 220 मेगावाट की। तो फ्रेंड्स इनकी जगह पर क्या है, सोलर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि इको फ्रेंडली बिजली का जो है उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जब हम प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें एक सम क्षेत्र आता है। सेम क्षेत्र का मतलब है कि साहब जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ चट्टानी, जहाँ पर रेतीली भाग कम पाए जाते हैं, चट्टानी भाग ज़्यादा पाए जाते हैं मरुस्थल में, तो उसको सम क्षेत्र बोलते हैं। जहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है, और होती है तो इस तरह की होती है जो कोई काम की नहीं होती। तो एक गाँव है यहाँ पर, गाँव का नाम है कनोड गाँव। तो साहब वहाँ पर जो है एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल डेवलप किया गया है, जिसमें सोलर पैनल से जो है ऊर्जा को संचालित किया जाएगा। अभी हालांकि में इससे ऊर्जा का जो वो है, ताकि पंखे और लाइटों की सुविधा रखी जा सके, उसका प्रावधान किया है। तो अंडाकार शेप में इसको बनाया गया, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो नाम है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, ये इसका प्रमुख नाम है, और इसमें LKG से लेकर के 10वीं कक्षा तक की कक्षाएं चलेंगी। साथ ही में यहाँ पर जो है वित्त पोषण है वो एक NGO है सिट्टा, इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो डिज़ाइन है वो डायना केलाग नाम के एक आर्किटेक्ट हैं, डायना केलाग जो न्यूयॉर्क के हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो जो प्रमुख बात तो यही है कि राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो जैसलमेर के कोनाड गांव में की गई है, और ये सम क्षेत्र में आता है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर जो है यहाँ पर इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड में रजत पदक। तो देखिए ये जो कीर्तिमान है ये उदित सांघी ने प्राप्त किया है, और 33वां जो है इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स 2021 का आयोजन किया गया था। तो इसमें रजत पदक जो है उदित सांघी को मिला है, और सबसे पहले जो है ये शुरू किया गया था सन 1989 में। उसके बाद में ये लगभग इस बार 33वां जो है इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स शुरू किया गया है। कौन सा है ये? 33वां नंबर का है। तो यूनेस्को के माध्यम से जो हमारी नेशनल और एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लगभग पेरिस में जो मुहिम शुरू हुई थी, तो उसके द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था कि इस तरह के ओलंपियाड होने चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बच्चे आगे आ सकें। तो फ्रेंड्स सिंगापुर और इसके अलावा और विभिन्न देशों में इस तरह के बड़े बड़े जो हैं बच्चों को रिसर्च के लिए, आपका सिंगापुर हो गया, आपका फ्रांस हो गया, और यूरोपियन कंट्री होगी, वहाँ पर बच्चों को क्या रिसर्च के लिए और उनको उच्च शिक्षा के लिए जो है प्रमोट किया जाता है। तो ओलंपियाड का मतलब यही होता है, और इसमें स्कॉलरशिप के प्लान भी होते हैं, और बच्चों को जो है आगे की शिक्षा के लिए भी नए नए जो रिसर्च से संबंधित कुछ इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है उनमें दाखिला दिलवाया जाता है। तो इंटरनेशनल ओलंपियाड में रजत पदक किसे मिला है? उदित सांघी को। कोविड-19 से माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए नई योजना जो है शुरू की गई है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोरोना बाल विकास योजना। तो साहब ये योजना शुरू की गई है, और अभी हाल ही में 12 जून को जो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, तो उसके तहत नेहरू बाल संरक्षण कोष, नेहरू बाल संरक्षण कोष को भी स्थापित किया गया है, जिसकी राशि है एकमुश्त 100 करोड़ रुपए। तो गहलोत साहब ने इस मुहिम को जो है यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा दोनों की मौत हो चुकी है, तो उनको 1 लाख रुपए की नगद सहायता, और प्रति माह लगभग 2500 रुपये जो है उनको आर्थिक सहायता मिलेगी अगर वो 18 वर्ष की दहलीज पर हैं, और 18 वर्ष पूरे होने पर उनको 5 लाख जो है एक मुश्त राशि दी जाएगी। और ये उनके लिए जो मार्जिनलाइज्ड या BPL में और आवासीय जो विद्यालय हैं उनमें उनको निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा से जुड़े हुए, यानी कि जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे यूनिफॉर्म है, बैग्स हैं, बुक्स हैं, रजिस्टर हैं, पेन है, वो उनको जो है सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके अलावा जो ऐसे बच्चे हैं उनकी माताओं को भी जो है कहीं ना कहीं बच्चों की देखभाल के लिए, यदि उनके पिता या घर में आजीविका वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो तो पूरे 35 क्वेश्चन है, 35 में से मैंने आपको 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए। तो 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मतलब है कि उन्हें आप बहुत अच्छे से जो है समझें, और मैंने जितनी भी थ्योरी उसमें बताई है, आपको लेमन टर्म्स में बातें बताई, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जाती, तो उनको भी आप देखें, क्योंकि वीडियो देखने का यही फ़ायदा है। अयोध्या राम मंदिर में महाराणा प्रताप की मूर्ति के शिल्पकार जो हैं वो कौन है, जो राजस्थान से संबंध रखते हैं? महावीर भारती और निर्मला कुलहरी। तो साहब ये है नौहर तहसील से, हनुमानगढ़। आपको पता होना चाहिए, अयोध्या मामले पर जो रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने फैसला दिया था राम मंदिर के लिए। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की एक अष्ट धातु की मूर्ति बन रही है, जो 12.5 फीट ऊंची है, 12.5 फीट उसकी हाइट है। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो ये इसका विमोचन है वो योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के जो सीएम महोदय हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये छोटी मोटी बातें, इनको जो है एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। तो इसमें पूछने वाली बात एक तो यही है, महावीर भारती और निर्मला कुलहरी। इसके अलावा किस स्वतंत्रता सेनानी या किस मेवाड़ वंश के प्रतापी शासक की जो है तस्वीर यहाँ पर लगाई जाएगी? तो राणा सांगा है, इस तरह से आपको ऑप्शन आ सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान है। तो आपको यहाँ पर महाराणा प्रताप को जो है जो यहाँ पर अच्छे से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर नगर निगम की किस मेयर पर कार्रवाई की गई है? देखिए इस क्वेश्चन को कराने का मतलब सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसे आप अन्यथा में बिल्कुल नहीं लेंगे, मेरा आपसे ये निवेदन है। तो देखिए अभी हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग मतलब यहाँ पर इसके जो सर्वे होते हैं, जो शहरी और आवासीय मंत्रालयों के तहत ये विभाग आता है, उसके मंत्री कौन है? आदरणीय श्री शांति धारीवाल जी। तो देखिए अभी इन पर कार्रवाई हुई है, कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, और ये अभी मेयर के पद पर हैं। तो जयपुर में 2 नगर निगम हैं, एक तो जयपुर ग्रेटर और एक है साहब आपका हेरिटेज। तो 2 हैं। तो ये जयपुर ग्रेटर की जो है क्या है, जयपुर ग्रेटर की मेयर हैं यानी महापौर हैं। तो अभी हाल ही में जो कमिश्नर साहब हैं और महापौर के बीच में सफाई अभियान को लेकर के, और जो सफाई करने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको लेकर के कुछ इनमें विवाद हुआ, और उसमें जो है इनको निलंबित किया गया है। तो महापौर का जो निलंबन है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम वर्ष 2009 के तहत होता है। ये इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा आरएस जैसी परीक्षा में। राजस्थान नगर पालिका, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपको कहीं और से पढ़ने को मिलेंगी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा संजीदगी के साथ आप क्लियर करें। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, तो इसकी धारा 39 भाग 6 के तहत जो है इनको निलंबित किया गया है। क्या किया गया है? निलंबित किया गया है। तो ये जो अधिनियम है ना पूरा, ये आपको स्थानीय स्वशासन निकाय, उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, तो उसमें अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो निलंबित धारा 39(6) के तहत किया गया, और इनसे जो स्पष्टीकरण मांगा गया था कि भाई आप कारण बताइए कि आपके खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो उसमें जो है धारा 39 भाग 3 है स्पष्टीकरण के लिए, कारण बताओ नोटिस के लिए। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं, और इन दोनों को ही आपको जो है अच्छे से लर्न करना है। देखिए ज़्यादा कोई टफ नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो सौम्या गुर्जर जो जयपुर ग्रेटर की मेयर हुआ करती थी, वो अब निलंबित की जा चुकी हैं। राज्य के प्रतिष्ठित न्यूरोलॉजिस्ट का कोरोना से निधन, यह है डॉक्टर अशोक पनगड़िया साहब। तो अशोक पनगड़िया जो हैं, ये हमारे भूतपूर्व जो नीति आयोग में रह चुके अरविंद पनगड़िया जी के भाई हैं, और देश के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनको 2014 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, श्री अशोक पनगड़िया। तो हाल ही में कोरोना से इनका निधन हो गया। तो ये इनके बारे में जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है जिनकी सेवाएं विदेशों तक ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में 10वीं के बच्चों का रिजल्ट उनको प्रमोट करने के लिए कोरोना के चलते हुए जो दूसरी लहर आई थी, तो उनको क्या है कि बिना एग्जाम के प्रमोट किया जा रहा है। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है? उसमें जो फॉर्मूला अपनाया गया उसका नाम है 45-25-10। काफ़ी जगह एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये भी देखने को मिल जाए साइड में 20, तो मैं आपको बताऊंगा कि 20 भी हो सकता है, तो आपको उसे सही लगाना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए
देखिए 45, 25 और 10 का मतलब यह है कि 45 अनुपात का जो वो है, देखिए पूरा टोटल 100 होता है, तो इसमें अपन 20 इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि पूरा 100 हो जाए। और 20 किसका है मैं आपको ये भी बताऊंगा। 45 का मतलब है जो 8वीं कक्षा के जो नंबर हैं उनको 45% का वेटेज दिया जाएगा, 9वीं कक्षा के नंबर को 25% का, और जो यहाँ पर जो 10 अनुपात है ये 10वीं कक्षा में बच्चों ने, यानी कि जो 10वीं के बच्चे हैं उन्होंने पूरे साल भर में जो पढ़ाई की होगी ऑनलाइन, या प्रोजेक्ट स्माइल है, या विद्याधन पोर्टल है, या फिर डायरेक्ट होम टू सर्विस में जो DD1 पर अपन को कुछ कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, या आओ घर पे रहकर सीखें, इस तरह के जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है इसमें वैल्यूएशन दिया जाएगा। और 20 नंबर जो है वो शतरंग के हैं। देखिए शतरंग हर स्कूल के कॉमन होंगे तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कक्षा 12 का भी बता दूं। जो राजस्थान बोर्ड है उसका 12वीं कक्षा में जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा साहब 40, 20, 20 और 20। ये थोड़ा इजी है। 40 का मतलब 10वीं कक्षा, और 20 का मतलब 11वीं कक्षा, और 12 का मतलब वही इसी तरह से 12वीं के जो इतने सारे प्लान हैं ये सब इसी तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, और ये हैं शतरंग। तो इस तरह से होगा। और CBSE की बात करें, CBSE बोर्ड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 और 40 के अनुपात को फॉलो किया गया है, जिसमें 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं बोर्ड की जो अपने अर्धवार्षिक और ये परीक्षाएं होती है ना, जैसे क्वार्टरनरी परीक्षाएं, उनके आधार पर जो है मार्किंग की जाएगी। तो CBSE का तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, लेकिन RBSE का 10वीं और 12वीं का इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10वीं का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वीं पास करके ही तो अपन 12वीं में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल के कारण जो है प्रमोट किए गए हैं बच्चे। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर था जून का वो इतना ही था, और इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जून का राजस्थान का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1 घंटे और 50 मिनट से लेकर के जो है ये लेक्चर तैयार हुआ है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। यानी कि अगर इस महीने से कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन है उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली बार मिलते हैं नई अच्छे कंटेंट और नई ऊर्जा के साथ में। थैंक यू सो मच।